बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियां लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उन्नत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतर प्रशिक्षण दे रही है जोहार योजना। ठंड में पशुओं को बचाए अंतः एवं बाह्य परजीवियों से। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतर प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पादन के लिए बाजार भी मुहैया कराने का प्रावधान है। ठंड के मौसम में पशुओं में परजीवियों की संक्रमण की संभावना होती है। अंतः परजीवी एवं कृमि और बाह्य परजीवियों में अढ़ई, चमोकन इत्यादि का प्रकोप पशुओं में देखने को मिलता है। इन परजीवियों का समय रहते समाधान नहीं करने से रोग बढ़ने या दूसरे रोगों के लगने की संभावना रहती है। इसलिए इन परजीवियों का तुरंत समाधान करना चाहिए। पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतः परजीवियों के लिए अल्बेंडाजोल दवा और बाह्य परजीवियों के लिए आयरवेक्टिन नामक दवा पशुओं को पशु विशेषज्ञ की सलाह देना चाहिए। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक है, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित है। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुओं को अपने पाले हुए गाय, भैंस और बकरियों जैसे मवेशियों के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज्यादा हवा आवास में नहीं आए, साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए। ज्यादा ठंड की अवस्था में छौनों के लिए फर्श पर पुआल इत्यादि की बिछावन की व्यवस्था करना अच्छा होता है और आवास में अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सके। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों पर इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की संभावना है, इसलिए गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि का पालन करें। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का भी हाल जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने
देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, बैगन की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसकी सालों भर खेती की जाती है, तो इसकी अधिक पैदावार के लिए हमारे किसान भाई बहनों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं ये फीचर के द्वारा। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि बैगन की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बैंगन एक 12मासी पौधा है जिसकी खेती सालों भर की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैज्ञानिक तरीका अपनाकर बैंगन की खेती की जाए तो अच्छी आमदनी मिल सकती है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि बैंगन एक लंबे समय की फसल है, इसलिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ रेतीली दोमट मिट्टी उचित होती है। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक श्री विजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बैंगन की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन एक ऐसा सब्जी फसल है जो पूरे वर्ष इसकी खेती की जाती है। अगर आपको शरदकालीन फसल लेना है तो इसकी बीज की बुआई जो है जुलाई के महीने में कीजिए और पौध रोपाई जो है अगस्त के महीने में करना चाहिए। अगर आप ग्रीष्मकालीन फसल लेना चाहते हैं तो इसकी जो बीज की बुआई जो है जनवरी के महीना में कीजिए और जो फरवरी में इसकी पौध की रोपाई करनी चाहिए। अगर आप जो है बरसात के मौसम में बैंगन का फसल लेना चाहते हैं तो इसकी बीज की बुआई जो है आप जो है अप्रैल महीना में कीजिए और मई महीना में इसकी पौध रोपाई करना चाहिए। अगर इसकी बीज दर की बात करें तो अगर आप सामान्य किस्म का बीज फसल लगाते हैं तो उसके लिए 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज की आवश्यकता होती है। यहीं पे अगर आप संकर लगाते हैं, संकर किस्म का अगर चयन करते हैं तो उसके लिए जो है 150 ग्राम से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है खेत का चुनाव।
वैसे तो बैंगन की खेती सभी तरह के खेत में की जा सकती है, लेकिन जो है जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसमें जो है जल धारण की क्षमता अच्छा हो, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगेती फसल के लिए हल्की मिट्टी और अधिक पैदावार के लिए चिकनी और नमी या गारे वाली मिट्टी उचित होती है। जहाँ तक बैंगन की उन्नत किस्मों की बात है तो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा पर्पल राउंड, पंत ऋतुराज, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा अनमोल समेत कई अन्य उन्नत किस्में हैं जिनको अपनाकर अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। खेत की जो है पहली जुताई जो है मिट्टी पलटने वाली हल से करनी चाहिए। उसके बाद जो है 2 से 3 बार जो है कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। अगर आपके पास रोटावेटर है तो रोटावेटर से जो है मिट्टी को भुरभुरा कर ले और समतल करने के बाद जो है मेड़ बना के जो है उस पर बीज की पौध की रोपाई किसान भाइयों को करना चाहिए। अगर इसकी दूरी की रोपाई की अगर हम बात करते हैं तो पौध से पौध की दूरी जो है आपको जो है 50 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए किसान भाइयों। अगर इसकी नर्सरी करना है तो अगर आप साधारण तरीके से करते हैं तो जो है मिट्टी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा जो है क्यारी बना ले और उसमें जो है मिट्टी को भुरभुरा कर ले और उसमें जो है गोबर खाद को भरपूर मात्रा में मिला के और लाइन बना के जो है बीज की बुआई करना चाहिए। जब भी किसान भाई बीज की बुआई करें तो उसको बीज को उपचारित करना निश्चित रूप से करें। और इसके लिए जो है बाइवेस्टिन एक दवा है, वो 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज में मिला के और उसके बाद जो है बीज की बुआई करना चाहिए। किसान भाई जब भी आप बीज की बुआई करें तो ध्यान रखें तो बीज घना नहीं हो, बीज से बीज की भी दूरी होना चाहिए। तो आप जो है इस तरह जो है करके धीरे धीरे करके जो है आप बीज की बुआई अगर आप करते हैं और बुआई के बाद जो है उसको जो है मिट्टी से समतल करने के बाद जो है उसको जो है प्लास्टिक से ढकना चाहिए कम से कम 12 से 24 घंटा। उसके बाद जो है प्लास्टिक हटा दें ताकि बीज में अंकुरण के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होता है, एक नमी और दूसरा गर्मी, तो उससे जो है बीज का अंकुरण हो जाता है। 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज रोपण करने से पहले खेत की अच्छे तरीके से 4 से 5 बार जुताई करके खेत को समतल करना चाहिए। अगर मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है तो खेत तैयार करने के समय 20 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद 200 किलोग्राम यूरिया, 370 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 100 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बैंगन की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए सही समय पर पानी देना बहुत ज़रूरी है। खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत को अंतिम जुताई के समय किसान भाइयों को खेत में मिलाना चाहिए। और अगर उर्वरक रासायनिक उर्वरक की अगर बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन जो है करीबन जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से खेत में मिलाना चाहिए। ये जो दर है ये सामान्य किस्मों के लिए है। और अगर आप इसके लिए जो है नाइट्रोजन के लिए यूरिया का अगर प्रयोग करते हैं तो यूरिया करीबन आपको जो है 100 से 120 ग्राम के लिए करीबन जो है 250 किलो से जो है 265 किलोग्राम जो है आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। फास्फोरस के लिए जो अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं तो वो करीबन जो है 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिलाना चाहिए। और पोटास के लिए MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो करीबन 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को मिलाना चाहिए। किसान भाई जब भी खाद का प्रयोग करते हैं तो यूरिया जो है नाइट्रोजन है उसका जो है 3 भाग में बांट लें। 1 भाग यूरिया का और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है बेसल डोज के रूप में जो है खेत के अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। बचा हुआ यूरिया को जो है 2 भाग में एक बार जब आप निकाई गुड़ाई करते हैं 20 से 25 दिन के अंतराल में उस समय जो आपको यूरिया डालना है। और उसके बाद जो है बचा हुआ यूरिया जो है जब अर्थिंग अप करते हैं उस समय किसान भाइयों को मिलाना चाहिए। बैंगन की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए सही समय पर पानी देना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में हर 3-4 दिन बाद पानी देना चाहिए और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। खेत में बैंगन की पैदावार होने पर फलों की तुड़ाई
पकने से पहले करनी चाहिए। फसल लगाए हैं तो उसके लिए जो सिंचाई जो है 8 से 10 दिन के अंतराल में आप करें। अगर गर्मी के मौसम में यही अगर फसल को लगाते हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल में जो है आप सिंचाई अगर करते हैं तो फसल का में अच्छा बढ़वार होता है। किसान भाइयों, आप जो है उसके लिए जो खासकर जो है आपका खरपतवार का नियंत्रण भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर भी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अगर आप तकनीक का प्रयोग करते हैं, अगर जो है प्लास्टिक मल्च का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे खरपतवार का नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिलता है। क्योंकि ये जब प्लास्टिक मल्च जो होता है बाई कलर होता है, इसमें 2 भाग होता है, एक भाग जो है काला होता है और एक भाग जो है सिल्वर कलर का होता है। तो उसको लगाते के समय किसान भाई जो है काला भाग को अंदर रखें और सिल्वर कलर को जो है ऊपर की तरफ रखें। तो इससे जो क्या होता है कि जो आप ढक देते हैं और जहाँ जहाँ आप पौधा लगाते हैं वहीं पे जो प्लास्टिक को काटते हैं तो जो भी घास निकलता है वो सूरज की रोशनी नहीं मिलने के चलते वो मर जाता है। तो जो इससे खरपतवार का भी नियंत्रण अच्छा होता है। तो किसान भाई जो है इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीक जो है प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि अच्छा पैदावार हो। किसान भाई बहन, अब तो आप बैगन की खेती ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये पोषक तत्वों से भी भरपूर है और साथ ही इसमें औषधीय गुण भी बहुत पाए जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है फूल गोभी में कीट रोग प्रबंधन। ठंड के मौसम में पूरे बाजार में फूल गोभी ही मिलता है और फूल गोभी की सब्जियां काफ़ी पसंद भी की जाती है। फूल गोभी और मटर की सब्जियां काफ़ी पसंद की जाती है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो फूल गोभी सब्जी की खेती करते हैं, इसे बहुत तरह के कीट और रोग लगते हैं जिससे इनको बचाना बेहद ज़रूरी है। तो किसान भाई बहनों को ये जानकारी नहीं होती है कि कैसे फूल गोभी की सब्जियों को बचाया जाए, फूल गोभी में कीट रोगों से इन्हें कैसे बचाया जाए। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे, मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है और इसी सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम पहुँचे हैं पलांडू के ICAR में, जहाँ हैं हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि फूलगोभी में लगने वाले कीटनाशकों के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फूलगोभी की खेती में जो कीटों का आक्रमण होता है सर, उसकी पहचान कैसे करते हैं? किसान भाइयों, जैसे हम देखते हैं झारखंड में फूल गोभी एक मुख्य फसल है। यहाँ पर फूल गोभी पूरे 12 महीने, अगर साल में हम बात करते हैं तो पूरे 12 महीने इसकी खेती की जाती है। इसमें बहुत सारे कीट और इसकी कई बार किसानों का परसेप्शन है कि कीटों के साथ साथ में कि इसमें जो उसकी गुणवत्ता है वो बनी रही। इसके लिए किसान बहुत सारा अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कई बार देखने को मिला है कि फूल गोभी का एक फूल लेने के लिए 10 से 12 स्प्रे करते हैं। किसान इसमें जानते हुए भी कि कौन सा कीट है, नहीं कई बार कीट नहीं भी आता है लेकिन फिर भी स्प्रे करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि फूल गोभी में 2-3 कीट ही मुख्य है जो झारखंड में फूल गोभी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं, जैसे अगर हम बिचड़ा तैयार करते हैं, बिचड़े को खेत में ले जाके लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले रस चूसने वाले कीट आते हैं। इसमें आपका मुख्य कीट लाही हो गया या कुछ कई समय में थ्रिप्स देखते हैं। इनका पहचान अगर देखेंगे तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो फूल गोभी के पत्ते हैं वो सिकड़े हुए दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर पीछे की तरफ घुमा के देखेंगे तो आपको लाही या थ्रिप्स जो अन्य रस चूसने वाले कीट है वो मिल जाएंगे। उसी छोटी अवस्था में कई बार हम देखते हैं कि काले काले रंग के छोटे छोटे बीटल्स दिखाई देते हैं जो पत्तियों को खा करके नष्ट करते हैं, जिससे आपकी बढ़वार, फूल गोभी की जो बढ़वार है वो रुक जाती है। इनको फ्ली बीटल बोलते हैं। यह भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रहता है। फ्ली बीटल और जो इसमें एक बगराडा क्रूसिफेरम बग भी आती है, ये 2 ऐसा कीट है जो कई हमेशा आपको नहीं दिखाई देंगे, कुछ विशेष कारणों की वजह से कई बार ही दिखाई देते हैं। जो इनके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कीट आते हैं तब आपको नियंत्रण के बारे में सोचना है। इसके बाद में एक मुख्य कीट और आता है जो आपके पहले पत्तियां खाते हैं, उसके बाद में जो फूल होता है उसके अंदर भी कई बार देखते हैं पिल्लू लगते हैं। किसान भाई देखें, पिल्लू आपको 2-3 प्रकार के लगते हैं। पहला डायमंड बैक मोथ, ये एक भूरा रोएदार कीट होता है जो फूल के अंदर में रहता है, जिससे फूल आपका सड़ जाता है। इसके अलावा स्पोडोप्टेरा, जिसको कटवर्म जो आपको देखते हैं, स्पोडोप्टेरा रहता है जो अंदर में फूल के रहता है और अंदर ही अंदर में खाता है, लेकिन इससे सड़न नहीं होती है। ये भी कीट आपको दिखाई देगा। पायरिस ब्रासिकी एक नामक कीट होता है जो पहले से ही आपको, ये कैटरपिलर है, पिल्लू है जो सब
छोटा जब फसल रहती है उसी के पत्तों को खा करके आपको देखते हैं गुच्छे में रहता है, फिर एक एक करके फैल जाता है, तो ये भी आपको एक मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान देने की बात है, लाही, डायमंड बैक मोथ और जो कैटरपिलर हैं उन्हीं का हमें कंट्रोल करने के लिए छिड़काव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कीटनाशकों की, तो खेतों में कई तरह की कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो एक्चुअली कैसे करें सर, उसके बारे में? किसान भाई यहाँ पे जरूर ध्यान दें कि हमें कीटनाशकों का प्रयोग लास्ट विकल्प में करना है। हमारे यहाँ शोध में भी हमने देखा है कि अगर जो मैंने पहले बताया कि आप 10 से 12 स्प्रे कर रहे हैं, कई जगह 6 से 7 स्प्रे कर रहे हैं, उसको कम करना है। इसके लिए हमें समेकित कीट प्रबंधन करना है। सबसे पहले जहाँ पे कई फूल गोभी लगा चुके हैं, लेकिन जो अगली बार भी अगर आप लगाते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं समेकित कीट प्रबंधन में जो बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहले जहाँ पे भी आप बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, बीज को उपचारित करके बोएं। बीज उपचारित करने के लिए FIR का प्रयोग करें। सबसे पहले फंजीसाइड में आपको साफ या जो थेरम दवा है उसको 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से उपचारित करें। जैसे ही ये बीज उपचारित होता है उसके ऊपर में इमिडाक्लोप्रिड जो गोचू के नाम से मिलता है, एक गोचू को 8 ml प्रति kg बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। जैसे ही बीज सूख जाता है तो किसान भाई जरूर ध्यान दें, ट्राइकोडर्मा की तीसरी लेयर जो R है, FIR का R, उसमें ट्राइकोडर्मा को तीसरी लेयर के रूप में चढ़ा करके इसका बीज उपचारित करके फिर बीज को प्रोट्रे, जहाँ पे प्रोट्रे सुविधा है, प्रोट्रे में या ऊंचा करके वहाँ पे बीज को लगाएं और बीज को नेट से ढककर रखें जिससे आपका कीट अंडे नहीं दे। इसी के साथ में आपको रखना है, जैसे ही बिचड़ा तैयार हो रहा है आपको खेत में कुछ इंटरक्रॉप्स लगानी है। जैसे सरसों, देसी सरसों आप बिचड़ा ट्रांसप्लांट करेंगे उससे 12 दिन पहले आपको 10 लाइन अगर लग रही हैं, 10 लाइन के बाद में 1 लाइन आप सरसों का पहले से लगा लीजिए। 10 से 12 दिन पहले आप जैसे ही बिचड़ा लगाएंगे वहाँ पे उस बिचड़ा के साथ में आप प्याज की या टमाटर की, लहसुन की, तीनों की पौध भी तैयार रखें। इनको प्याज, टमाटर और लहसुन बीच बीच में आप फूल गोभी के अंदर लगाएंगे तो इससे कीट का नियंत्रण बहुत अच्छे से होगा, आपके कीट कम प्रकोप होगा। और सरसों जो पहले आप लगा चुके हैं, यही सरसों की जो दूसरी लाइन, एक और लाइन आप बुआई के 25 दिन बाद फिर से लगाएं। इससे क्या होगा कि जो आपका फूल गोभी का कीट है, मुख्य कीट है, वो सरसों के ऊपर जाएगा और अपनी मुख्य फसल बच जाएगी। जैसे मैंने बताया, अगर आपको प्याज, लहसुन जो इस सीजन में लगा सकते हैं, सर्दी वाली सीजन में, इससे क्या होगा, कीट आपका दूर भागेगा और आपको कीट नियंत्रण में सहायक होगा। ये ऐसे करके आप बहु फसल आधारित प्रणाली है, अगर फूल गोभी में करेंगे तो कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम आवश्यक होगा। यदि आपको ज़रूरत है, जहाँ पे रस चूसने वाले कीट हैं, लाही है या थ्रिप्स है, इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जो कॉन्फिडोर के नाम से अवेलेबल रहता है, 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके आवश्यकता अनुसार एक छिड़काव करें। इसके बाद में अगर आपके पिल्लू या कटने वाले अंदर बोरर जो है, क्योंकि आपका फूल डायरेक्ट कंज्यूम होता है, तो इसके लिए BT पाउडर बहुत सारे अलग अलग नामों से, बायोलैब अलग अलग नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगा। BT पाउडर याद रखिए, इसको 1 kg प्रति हेक्टेयर में 400 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें अर्ली अवस्था में। इससे क्या होगा कि जो कीट हैं वो बीमार होकर के मर जाएंगे और फसल जो आपका फूल है वो कीटनाशकों से उसके ऊपर में रेजिड्यू नहीं रहेगा। अगर आवश्यकता हो तो इसके बाद में नीम आधारित कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम बेस्ड जो जितनी दवाइयाँ हैं, जैसे 5 ml अगर आपको एजाडिरेक्टिन लेकर के उसका छिड़काव प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता हो लास्ट में तो आप जो कीट अगर काटने वाले हैं या अंदर में पिल्लू लगा हुआ है तो उसमें स्पिनोसेड या स्पिनटोर 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। इसके बाद में अगर फिर कीट नियंत्रण नहीं हो रहा है तो 7 दिन के अंतराल पर आप थायोडाइकार्ब जो लार्विन के नाम से उपलब्ध है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी उसका छिड़काव करें। इससे बाद में अगर आवश्यकता अनुसार एक और छिड़काव, ज़्यादा से ज़्यादा 3 छिड़काव आप उससे 10 दिन के बाद में
इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम को 4 लीटर पानी में मिला करके करें। तो आप 1 या 2 या 3 छिड़काव कर रहे हैं तो आपका सारा कीट नियंत्रित हो जाएगा और फूल गोभी का जो फूल है वो कीटनाशक के रहित आपको स्वस्थ फूल प्राप्त होगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।